28 जून 2024 ये वो तारीख थी जब जियो और एयरटेल ने अचानक से ही अपने रिचार्ज टैरिफ प्लान्स के रेट को 3 जुलाई 2024 से बढ़ाने का अनाउंस किया, जिसमें जियो ने 12 से 25% की बढ़ोतरी करी तो वहीं एयरटेल का 11 से 21% का हाइक था। और ये पहली बार नहीं था जब इन कंपनीज ने अचानक से ही अपने टैरिफ प्लान के दामों को बढ़ाया था, क्योंकि हर 6 से 8 महीने के बाद ये कंपनीज कभी 5G तो कभी अलग अलग सर्विसेज के नाम पर अपने प्लान्स के दामों को बढ़ाती रहती हैं। अब गाइस, जैसे ये चीज वायरल हुई, एक तरफ मीमर्स ने ये मीम बनाना शुरू किया कि जियो ने अनंत अंबानी की शादी का खर्च निकलवाने के लिए गेम प्लान रचा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सारी ही चीजों के बीच एक और पुराने खिलाड़ी की सबको याद आई, जिसका नाम था BSNL। असल में गाइस, जैसे ये चीज मार्केट में सर्कुलेट हुई, तुरंत ही बहुत से लोगों के बीच अपनी सिम को BSNL में पोर्ट करने का ट्रेंड अपने चरम पर पहुंच गया। और आज भी हम में से लगभग हर एक इंसान ये चाहता है कि वो अपनी सिम को BSNL में पोर्ट कर ले। और लोगों की इसी उत्सुकता को हवा देने का काम किया टाटा ग्रुप ने, जहां पर रिसेंटली ये खबर आई कि TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने BSNL के साथ मिलकर 15,000 करोड़ रुपए की डील को फाइनलाइज किया है, जिसमें उनका टारगेट 1,000 गांवों तक फास्ट 4G सर्विसेज को पहुंचाना है। बट इट डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि पैसा BSNL के लिए कभी फैक्टर था ही नहीं। क्योंकि गाइस, साल 2019 तक ही गवर्नमेंट BSNL में 3.22 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी थी, जिसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना तो छोड़िए, BSNL ने लॉस में जाकर उन सभी पैसों को डुबा डाला। तो फिर आखिर एक्चुअली में BSNL को किस चीज की जरूरत है और क्या BSNL कभी कमबैक कर भी पाएगा? गाइस, इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए हमें और आपको चलना पड़ेगा BSNL की हिस्ट्री में। असल में गाइस, BSNL को कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 617 के अंडर 15 सितंबर 2000 में इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फॉर्म किया गया था। अब क्योंकि BSNL डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है, तो इसको पूरे तरीके से फंड करने का काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे लोगों को साल 2000 में इसके फॉर्मेशन के बाद से ही इससे ठीक वही एक्सपेक्टेशन थी जैसे आज एक बार फिर से हम लोगों को अपनी सिम BSNL में पोर्ट करने की है, जिस पर कहीं ना कहीं शुरुआत में BSNL खराबी उतरा और वो बना भारत का सबसे पहला ऐसा मोबाइल ऑपरेटर जिसने इंडिया के अंदर मोबाइल पर इनकमिंग सर्विस को पूरे तरीके से फ्री कर दिया। और ये मूव BSNL के लिए इतना सटीक बैठा कि इससे ना सिर्फ लाखों नए यूजर्स BSNL की तरफ अट्रैक्ट हुए, बल्कि सिर्फ इसी स्कीम के चलते हुए साल 2003 की शुरुआत में बाकी के दूसरे मोबाइल ऑपरेटर्स को भी मोबाइल टू मोबाइल इनकमिंग कॉल को फ्री करना पड़ा। लेकिन इसके बाद से ही BSNL के लिए शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसकी कल्पना शायद BSNL ने खुद नहीं की होगी, और वो दौर था बैड डाउनफॉल का दौर। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड पर नजर डालते हैं। असल में साल 2005 में एयरटेल का मार्केट शेयर था 21.03%, तो वहीं उस समय BSNL का मार्केट शेयर था 21.85%, यानी कि एयरटेल से 0.82% ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, साल 2007 में एयरटेल का मार्केट शेयर 22.49% पहुंचा, जबकि इससे उलट BSNL का मार्केट शेयर रह गया सिर्फ 20.54%। अब इसी क्रम में बात अगर साल 2017 की जाए, तो जहां एयरटेल का मार्केट शेयर 24.21% था, तो वहीं BSNL ड्रॉप होकर रह गया सिर्फ 9.34%। और यह सिचुएशन साल 2022 में भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि साल 2022 में जहां एयरटेल का मार्केट शेयर था 31.62%, जियो का मार्केट शेयर था 35.69%, तो वहीं BSNL का मार्केट शेयर रह गया सिर्फ 10.13%। तो अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह खड़ा होता है कि एक कंपनी जिसको खुद गवर्नमेंट ओन कर रही है, वो मार्केट में मौजूद बाकी की प्राइवेट कंपनी से आखिर पीछे रह ही कैसे गई? असल में द गार्जियन में पब्लिश हुए एक इंटरव्यू में BSNL के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह खुद बताया कि BSNL के पीछे के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन खुद गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था। असल में क्योंकि BSNL एक स्टेट ओन एंटरप्राइज है, तो BSNL को अपने खुद के डिसीजन लेने की कोई छूट नहीं है, जिसकी वजह से कई बार मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो डिसीजन तुरंत ही लेने चाहिए, वो डिसीजन भी महीनों तक डिपार्टमेंट की फाइल्स में धूल खाते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्योंकि ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, तो अक्सर इस डिपार्टमेंट को पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरेस्ट का सामना भी करना पड़ता है, जिसके चलते हुए ये डिपार्टमेंट डिसीजन लेने में हमेशा ही काफी ज्यादा पीछे रह जाता है। जबकि बात अगर प्राइवेट सेक्टर की जाए, तो क्योंकि वहां के टॉप ऑफिशियल्स को ना ही किसी की परमिशन चाहिए होती है और ना ही किसी के इंटरेस्ट का सामना करना होता है, तो उनके डिसीजन जल्दी और सटीक बैठते हैं। अब इसके बाद अपने इंटरव्यू को जारी रखते हुए वो ऑफिशियल्स ये भी बताते हैं कि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में इनडायरेक्ट BSNL को इग्नोर करके प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट पहुंचा
पहुंचाया था। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया के अंदर प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर्स कंपनी को लाइसेंस साल 1995 में ही दे दिए गए थे, जबकि खुद गवर्नमेंट ने अपने सेलुलर टेलीकॉम कंपनी को साल 2000 में फॉर्म किया, जिसको ऑपरेशन में साल 2002 में लाया गया, जिससे बीएसएनएल के मार्केट में आने से पहले ही ये प्राइवेट कंपनीज अच्छे खासे लेवल पर मार्केट को कैप्चर कर चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में आगे ये भी बताया कि गवर्नमेंट ने मॉडर्नाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड प्रोक्योरमेंट पर साल 2006 से लेकर 2012 तक रोक लगाई और बीएसएनएल को 4G इक्विपमेंट इंडियन कंपनी से ही खरीदने के लिए मैंडेट किया, जबकि दूसरी प्राइवेट कंपनीज नोकिया, इरिक्सन और सैमसंग जैसे ब्रांड से इक्विपमेंट खरीद रही थी, जिससे ये चीज कहीं ना कहीं बीएसएनएल के लिए एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक बनी। सो नाउ द पॉइंट इज कि आज की डेट में टीसीएस या फिर कोई भी दूसरी कंपनी लाखों करोड़ों रुपए अगर बीएसएनएल में खर्च कर दे, तब भी वो क्या कम बैक कर पाएगी? वेल गाइज, इन सारी चीजों के अलावा बीएसएनएल के साथ एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो है अनसर्टेन मैनेजमेंट। फॉर एन एग्जांपल, आज की डेट में हमारे देश भारत में जितनी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज मौजूद हैं, उसमें जब भी किसी भी हायर अथॉरिटी को या फिर इंजीनियर को हायर किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन से ज्यादा उसकी स्किल को प्रायोरिटाइज करके उसे जॉब दी जाती है, जिसके चलते हुए वो लोग ना सिर्फ नई टेक्नोलॉजी को जल्दी समझते हैं, बल्कि वो उससे क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम्स को भी जल्द से जल्द सॉल्व करके लोगों तक एक बेहतर सर्विस पहुंचाते हैं। लेकिन वही बात अगर बीएसएनएल की जाए तो बीएसएनएल में आज भी किसी भी ऊंची पोस्ट पर जॉब लेने के लिए आपको ट्रेडिशनल एक रिटन टेस्ट देना होता है, जिसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है और वो इंसान जिसे प्रैक्टिकल से कहीं ज्यादा किताबी ज्ञान होता है उसे मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा बना दिया जाता है और इससे कस्टमर्स को अच्छी खासी परेशानी होती है। जैसे बात अगर मैं अपनी ही करूं तो साल 2016 से लेकर साल 2019 तक मैंने बीएसएनएल के ही ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल किया, जिसमें वो ऑप्टिकल फाइबर केबल की बजाय एडीएसएल सर्विस का यूज किया करते थे। बेसिकली इस सर्विस में वही कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता था जिसके थ्रू आपके घर में लैंडलाइन फोन लगा करते थे, जिसके चलते हुए ना ही कभी उस ब्रॉडबैंड पर एक कस्टमर को प्रॉपर स्पीड मिल पाती थी और ना ही कभी भी अच्छी कनेक्टिविटी। इसके साथ ही कभी अगर तेज हवा चल जाए या फिर बारिश हो जाए तो आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है ये तक भी आप भूल जाइए, और अगर आपने इतना सब कुछ मैनेज कर लिया है तो उस इंटरनेट का लिंक कभी भी गायब हो जाया करता था। और ये पूरी कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी हुआ करती थी, जहां पर दो दिन लोगों का काम सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि बीएसएनएल ब्रॉडबैंड का लिंक नहीं आता था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम थी, पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जो मैनेजमेंट उस टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था एक्चुअली में उसके पास इतनी स्किल और एक्सपीरियंस था ही नहीं, और इसलिए इस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीएसएनएल को अननेसेसरी ज्यादा मैन पावर को हायर करना होता था, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना जिसके चलते हुए ज्यादा खर्च करने की वजह से ये डिपार्टमेंट फॉर्म होने के कुछ ही सालों के बाद एक बार जब घाटे में जाना शुरू हुआ तो वो आज तक भी उससे बाहर नहीं आ पाया है। और ये एक ऐसा मेजर ड्रॉबैक है जिसके चलते हुए बीएसएनएल ने ओवर अ टाइम पीरियड ना सिर्फ ब्रॉडबैंड बल्कि सेलुलर नेटवर्क के कस्टमर को भी टाइम टू टाइम बहुत बड़ी क्वांटिटी में खोया है, और बीएसएनएल की इसी कमजोरी का फायदा बाकी के प्राइवेट कंपनीज ने उठाकर इंडिया के अंदर ही उसी के ही गवर्नमेंट टेलीकॉम को पीछे पछाड़ने में गया है। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि अगर बीएसएनएल को एक बार फिर से मार्केट में किंग की तरह एंट्री करनी है तो ये काम सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि अच्छी सर्विसेज देकर अपने मैनेजमेंट के तरीके को बदलकर ही किया जा सकता है। हालांकि हम सभी के लिए अच्छी खबर यह है कि रिसेंटली पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह बोला है कि क्योंकि रिसेंटली बीएसएनएल ने 2.5 लाख नए कस्टमर्स को जोड़ा है तो 2024 में बीएसएनएल को थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और अगर ये चीज इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई चली गई तो फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 में बीएसएनएल प्रॉफिट में आ सकता है। हाँ, बस बीएसएनएल अपने साथ जुड़े हुए नए कस्टमर्स को अच्छे तरीके से संभाल सके। अब यहां तक की कहानी सुनने के बाद अगर किसी इंसान को यह लग रहा है कि भाई मैं इनडायरेक्ट तरीके से प्राइवेट कंपनीज को फेवर कर रहा हूं, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जितना फ्रस्ट्रेटेड पैसे भरने से आप हैं उससे कहीं ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड मैं हूं, क्योंकि मुझे एक साथ 3 सिम्स को चलाना होता है और जेन्युइनली मैं भी ये चाहता हूं कि बीएसएनएल जल्द से जल्द कम बैक करे और एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतना प्रेशर बने कि उनके प्राइसेस को उन्हें दोबारा से कम करना पड़े। लेकिन बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए और अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्राइमरी नंबर है जिसका कि आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे बीएसएनएल में अभी पोर्ट करने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि नो डाउट भले ही बीएसएनएल कमबैक करने की कोशिश कर रहा हो लेकिन आज की डेट में भी हमारे देश भारत में बहुत सी ऐसी सिटीज और बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर 2G 4G और 3G को तो छोड़िए वहां पर बीएसएनएल के नेटवर्क तक भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आप किसी भी इमरजेंसी में फंस जाते हैं और आपके पास सिर्फ बीएसएनएल का
का ही सिम है तो अच्छी खासी परेशानी में आप पड़ सकते हैं, लेकिन इससे उलट अगर आपके एरिया में अच्छे खासे BSNL के सिग्नल आते हैं तो नो डाउट आप BSNL को एक ट्राई दे सकते हैं। बट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि BSNL को कम बैक करने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल और बहुत से अलग अलग तरीके के लोगों और डिसीजन से गुजरना पड़ेगा। वैसे आप किस मोबाइल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, इंटरेक्शन मुझसे बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।